बताया था जैसे PbCl2 PbCl4 बताया था ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है PbCl2 PbCl4 वाला, तो इसका रीजन बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। नहीं बताया, सुन लो, इनर्ट पेयर इफेक्ट कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, वो चीज नहीं बनती, ये बन जाती है। पेपर में आ जा MnO2 बनता है, MnOA6 नहीं बनता, कुछ भी आ जा, उसी कंपाउंड से रिलेटेड, दो कंपाउंडों से रिलेटेड कोई चीज बनती है, कोई चीज नहीं बनती, तो उसका रीजन क्या दे दोगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या दोगे? इसी प्रकार F ब्लॉक में, किसमें? वो बोले कि उसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है, फिर भी वो उसमें ज्यादा जो कर, सुनो ध्यान से, एक चीज बता ही देता हूं, ये भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर हो गया? एक सुनो, डाउन ए ग्रुप, एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। साइज क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि रेडियस बढ़ती जाएगी, एक्स्ट्रा सेल ऐड होती जाएगी। एक्स्ट्रा सेल, ये देखो, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसमें 2 सेल, इसमें एक और आएगी, इसमें एक और आएगी, तो डाउन ए ग्रुप क्या होगा? साइज इंक्रीज होता जाएगा, नहीं जाएगा? साइज क्या होगा? वैलेंसी क्या रहेगी? सेम। तो वैलेंसी समझाता हूं यहां से क्यों आती है। लास्ट वाले सेल में, लास्ट वाले जितने उसके इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव या एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे वैलेंसी बोलते हैं। जैसे समझो ध्यान से, सोडियम का मैंने पढ़ाया था 281, पढ़ा था लास्ट वाले सेल में क्या था? 1, तो उसकी 1 की होगी वैलेंसी। क्लोरीन की 1 वैलेंसी होती है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग, अगर सोडियम किसी के लिए अपना 1 दे दे तो स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लोरीन किसी का 1 ले ले, स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऑक्सीजन किसी के 2 ले ले, स्टेबल हो जाएगा? मैग्नीशियम किसी तो 2 दे दे, तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो डाउन ए ग्रुप वैलेंसी क्या रहती है? सेम। अब बात करता हूं पीरियड की। पीरियड का मतलब क्या समझो इसने, जैसे मैं बोलूं पीरियड, ध्यान से समझना, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझना ध्यान से। लिथियम का 3, 4, 6, 5 कौन सा रह गया? बोरोन, 7, 8, 9, 10। ध्यान से समझना बात में, ध्यान से समझिए। लिथियम के अंदर पहले सेल के अंदर तो 2, अगले के अंदर कितना? 1, इसमें 2, अगले के अंदर कितने? 2, इसमें 2, अगले के अंदर कितने? 3। तो जैसे जैसे चलते जाओगे सेल बढ़ाया उतने का उतना ही है। सेल तो 2 है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या होते चले गए, तो उन्हीं 2 सेलों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो उनका साइज घटेगा। साइज, बात समझा कि नहीं? क्या घटेगा? तो बताऊं मैं, अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए साइज बढ़ेगा या घटेगा? साइज डिक्रीज होगा। क्या होगा? तो सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए? नियोन का। परंतु नियोन का छोटा साइज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नियोन के अंदर वंडरवाल रेडियस होती। कौन सी रेडियस? खुला खुला रेडियस। भाई ध्यान रखना, लास्ट वाले का मुझे ना क्यों नहीं होता, क्यों बोलते हो उसमें? बात समझा कि नहीं? तो इसी प्रकार बताओ, जब मैं एफ ब्लॉक में चलूंगा, किस में चलूंगा? एफ ब्लॉक में चलूंगा, तो एक तो यो एफ ब्लॉक का यो, एक यो, इसका साइज और इसका साइज कौन से का बड़ा पड़ना चाहिए? निचले का। पर निचले का बड़ा ना पावे, निचले बड़ा, तो उसका रीजन दे दियो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा रीजन? कति नीचे वाला का बुझे तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि 57 डी ब्लॉक चालू हो ना, 57 डी ब्लॉक चालू, वो है लेंथनाइड, लेंथिडियम। फिर ये तो एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक चालू हो 89 पे, किससे? उसको बोलते हैं एक्टिडियम। तो उस ब्लॉक में कौन सा अट्रैक्शन हो है? एक्टिनाइड, और इसमें कौन सा? लेंथनाइड। बात समझ आ गई नहीं आ गई?
होना साइज बढ़ना चाहिए पर साइज नहीं बढ़ा तो क्या कहते हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? उसकी वजह से साइज घट गया। क्लियर? क्वेश्चन के आंसर देना सिखाया जाता है। पूरी डिटेल तो वही पूरा लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पूरी डिटेल के लिए, कर दो रीजन भाई इसने। तो अगली बात सुनो, सोलवेंट बता दिया था, सॉल्यूशन सोलवेंट सोलर बता दिया था। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या कहता है? देखो जब कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो कब तक ठंडी है? वह रूम टेम्परेचर ना आती और गैस रहे जितने गैस हटा दी तो वो है मास ऑफ ए गैस डिजोल्ड, मास ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। प्रेशर हटा, डिसोल्यूशन ऑफ मास की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम। टेस्ट अलग हो जाता नहीं जाता है। तो इस लॉ ने कहते हैं हेनरी लॉ। कौन सा लॉ? किसके प्रोपोर्शनल? मास ऑफ ए गैस डिजोल्ड, मास ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन। बीच में जो कांस्टेंट आओगे उसे क्या बोलोगे? हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलोगे? बात समझ आएगी? हेनरी लॉ। क्लियर टू? अगली बात करो बच्चों, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर करूं वॉल्यूम घटेगा नहीं घटेगा? और प्रेशर छोड़ दियो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये कौन सा बच्चों? बॉयल्स लॉ। कौन सा? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने गर्म करा पानी, क्या रहेगा वॉल्यूम? स्टार्टिंग में बुलबुले होकर इंक्रीज होगा नहीं होगा उसका, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। इसने बोलते चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। बात समझाएगी? और इसका बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया बच्चों? इसमें बॉयल्स लॉ लिख रखा है, यहाँ पर गलती से चार्ल्स लॉ होगा, नोट्स में गलती से चार्ल्स लॉ होगा वहां पर। ठीक है, तो इसी बात आओ तो समुद्र के तापमान में गर्मी बढ़ गई तो समुद्र का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? किसी वजह से तापमान बढ़ गया। तापमान क्यों बढ़ गया? वहां पर बहुत सारी गैस डिजोल्व होगी, CO2 वगैरह गैस डिजोल्व होगी। तो CO2 क्या करेगी? ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगी। तो इसीलिए वहां पर समुद्र के आसपास वाले जो शहर है वो डूबने के कगार पर आ रहे। अगर कभी भी इसमें बाढ़ आती है श्रीलंका में, या कभी भी श्रीलंका के टापू डूबते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया होगा। क्यों? इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से CO2 आओगी, CO2 किस में जाएगी? समुद्र में पड़ेगी। समुद्र में पड़ेगी तो समुद्र का चार्ल्स लॉ लग के क्या लग के क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा और आसपास के शोर को क्या कर देगा? पानी से ढक देगा। क्लियर भाई? अब तुम अगला, बरास जैसी चीजें रिएक्टिव होती हैं, इसलिए पीतल के बर्तन में चीजों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या कर जाएगी? किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगी, जिंक रिएक्ट कर देगी। टिंक तीन की देता, मजबूती देता, इफेक्ट मैंने बता रखी है आपको। एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन बता दिया ना। एब्जॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमिना। जैसे अब इसके अंदर कोई भी लिक्विड किसी चीज के अंदर घुल जाए तो वह क्या होगी? एब्जॉर्ब। क्या होगी? दारू पानी अलग काट पाओगे? कौन काट देगा दारू पानी? अलग काट के देखा कोई? क्योंकि वह क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी वो? ठीक है। और कुछ चीज भाई ना एब्जॉर्ब होती हो तो अगर काई है, पानी है, काई के ऊपर पानी लग रही है, क्या पानी के अंदर तक काई जा रही? नहीं, काई के सरफेस पे लग रही ना काई, एल्गी, तो वो है एडजॉर्प्शन। कौन सा? तो एडजॉर्प्शन जो बोला, एडजॉर्प्शन बताओ बल्क फिनोमिना या सरफेस फिनोमिना है? और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना जो अंदर चल रहे हैं। तो जो सरफेस टेंशन होता है कौन सा? वो एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, एडजॉर्प्शन की वजह से? सरफेस टेंशन पता लगा अंदर या सरफेस पे? वो आती नहीं कि जो एक मच्छर होता है वो पानी में आराम से चल सकता है, क्योंकि ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू वो सारे क्वेश्चन आते हैं ना, ये गोल क्यों होती है स्फेरिकल? ड्यू टू सरफेस, पानी की बूंदे गोल क्यों होती है? ये सारे क्यों? सरफेस फिनोमिना। जब तक मान ले अंदर का पानी न खींचे है पर इन वायु न खींचे है, जब तक वो बैलेंस रहेगा, वो गोल रहेगा। डिस्टर्बेंस कर दिया तुमने, उसमें क्या कर दिया? तेल की बूंदे गिर दी तो क्या होगा? वो फोर्स अलग लग गया ना, ऊपर वाला फोर्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो ये जो गोल बूंदे हो क्या करेंगी? टूट जाएंगे। तो
इट मीन्स प्रत्येक लिक्विड पार्टिकल के अपर लेयर पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो उसका जो लिक्विड खींच रहा है वो, और एक ऊपर तय वातावरण का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ आ गई नहीं आएगी? कंडक्शन, कन्वेंशन, और ये मैंने बता दी बच्चों। अब मैं बोलता हूं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी बता दी भाई मैंने तुम्हें। वैलेंसी के अलावा एक चीज और होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो समझो। देखो PCl3 PCl5, NCl3 NCl5। देखो फॉस्फोरस का होता है 15, कितना? तो बताओ क्या कर रहे हो? 3 ले ले, 3 ले लेगा कितना हो जाएगा? 18। किस टेबल के हो? 2, 8, 18 और 32 टेबल हो नहीं होते। तो 15 आते हैं, 18 क्या करे? 3 ले ले या दे दे? तो क्लोरीन के साथ बताओ मैंने क्या करे भाई? क्लोरीन भी लेनी आ रही हो, भी लेनी है। PCl3 भी बना रहा है, PCl5 भी बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी 3 तो होनी चाहिए। पर इस केस में देखो कितनी वैलेंसी पाओगी इसकी? 5, और इसके में कितनी पाओगी? 3। तो बच्चों ये वैलेंसी तो हुई नहीं। तो कंपाउंड टू कंपाउंड, क्या बोला मैंने? हर एक एलिमेंट की अलग रिएक्शन होती है, और जो उसके ऊपर चार्ज आता है, जो उसके ऊपर क्या आता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल तो देखो H2O, H2 हाइड्रोजन की जर्नली +1 होती है। क्या होती है जर्नली? तो तुम्हें ऑक्सीजन की काटनी है, ऑक्सीजन की मानी X। क्या मानी? हाइड्रोजन कितनी होती है? +1। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 जमा X = 0। X = तो x की वैल्यू क्या आएगी? x जमा 2 = 0, x = -2। तो वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती। वैलेंसी कभी तो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है? 0 भी। तो इट मींस वह वैलेंसी हुई या ऑक्सीडेशन स्टेट हुई? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट वो होता है वो किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, किसी मॉलिक्यूल की उस कंपाउंड में उस रिएक्शन करते हुए क्या चार्ज बनाती है। रिएक्शन करते हुए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। उसे क्या बोलते हैं? उसकी उस अवस्था को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं उस अवस्था को? परंतु नेचुरल कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या बोला? वाकई होती वैलेंसी। नेचुरली ऑक्सीजन कैसा होगा? 2 ले ले 2, पर कंपाउंड टू कंपाउंड कुछ भी कर सके ना। नेचुरली क्या होगा? वो 2 ले ले, तो नेचुरली उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो होगी वैलेंसी। क्या होगी? और रिएक्शन के हिसाब से जो कुछ भी लेता देता उसने क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ जाए तो कुछ फॉर्मूले याद रखो, जानते। जितनी भी एल्कलाइन जितनी भी एल्कली मेटल होती, कौन सी एल्कली मेटल? लीना करे रब से फरियाद, लीना करे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी की +1 होती है। क्या होती है? बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। बेटा मांगे कौन सा था? एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोन, इनकी जनरली +2 होती है। क्या होती है जनरली? हाइड्रोजन की जनरली क्या होती है? +1 प्लस। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। एलोजन की -1 होती है। एलोजन की कौन सी? एलोजन फैंसी क्लोथ ब्राइट इन अट्रैक्शन। फैंसी क्लोथ एलोजन इनकी हमेशा क्या होगी? -1। क्या होगी? ठीक है। कार्बन की क्या होगी? 4 हिसाब से होगी। तो मैं निकाल के देखो कुछ की, देखो निकाल के देखते हैं। ग्लूकोज में कार्बन की वैलेंसी निकालते हैं। किसकी वैलेंसी निकालते हैं? निकालो देखो। C6H12O6 किसकी निकाली है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कार्बन की, C6H12O6। कार्बन की मानी X, जिसकी निकालनी उसकी X मानी, इनटू में क्या करें 6 जमा में हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन कितनी बोलती है? हाइड्रोजन बताई थी अभी। हाइड्रोजन कितनी बोलती है? +1 गुणा में 12। ऑक्सीजन की जनरली कितनी मानते हैं? -2 प्लस में -2 × 6 = 0। 6x
प्लस के 12 माइनस के हो गया ना, माइनस इज इक्वल टू 0। 12 में से 6x इज इक्वल टू 0, ये था ना 6c6h12o6। हाँ ठीक है, x की क्या आ गई यहाँ पर 0, क्या आ गया x की 0। CO2 देखो तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं ना, किसी का क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हटा जाओ। कार्बन की निकालनी x, क्या निकालनी ऑक्सीजन कितनी होती है -2 × 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ पर x की क्या आ गई, प्लस का 4 आ गई, नहीं आ गई। तो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। अब मैं बात करता हूँ अल्फा किरणें, बीटा किरणें तुम्हारी हो चुकी, गामा किरणें हो चुकी हैं। एक ओस्मोसिस का फंडा और समझ लो। हमेशा मूवमेंट है ना, हाई मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल होगी। नेचुरली क्या की मूवमेंट होगी बताओ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगी। हमेशा मूवमेंट क्या होगी बताओ, ठीक है। और जनरली कौन मूव करे अगर सोल्यूट, कौन मूव करे अगर तो सोल्यूट हाई कंसंट्रेशन से करेगा, नहीं करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं देखो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, और किसकी मूवमेंट होती है, सोल्यूट की। तो सॉल्यूशन में भी जनरली सॉल्यूशन है, ये हाई कंसंट्रेशन ये लो कंसंट्रेशन, तो सोल्यूट किस तरफ मूव करेगा, हाई से लो करेगा, नहीं करेगा। इस सॉल्यूशन को मैं 3 नाम बोल रहा हूं। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मैं ये नाम बोल सकता हूं, ध्यान से बताइए। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मींस हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। गलत या ठीक? ठीक है। इसका दूसरा नाम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। ठीक या गलत? लो कंसंट्रेशन ऑफ। अब लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का नाम बताइए कि क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। नेचुरली क्या होना चाहिए बताओ, यहां तक सोल्यूट जा, इस तरफ चला जा, मैंने काम कौन कराया करे, सोल्यूट कराया करे। अब मैं बोल दिया, मैंने एक परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। क्या लगा दिया? यो नरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम हो जो करीब में बताओ आड़ है अपने शरीर में, पसीना बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या अपने शरीर में पानी डालूंगा अंदर चला जाएगा, पर पसीना बाहर आ जाएगा, नहीं जाएगा? तो अपनी जो स्किन है वह क्या है, परमिएबल या सेमी परमिएबल? सेमी होगी ना, किसी चीज ने अलाउड करेगी, चीज ने अलाउड ना करती, तो यह होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या दिया, सोल्यूट की एंट्री बंद है। किसकी एंट्री? केवल कौन मूव करेगा, कौन मूव करेगा? तो बताओ किस तरफ से मूवमेंट किस तरफ होगी, आराम से बोलो, 1 बाय 1 बता भाई। मैंने बोल दिया सेमी परमिएबल केवल सोलवेंट की मूवमेंट होगी, किस तरफ से किस तरफ जाएगा चीज। यो ए है, यो बी है, किस तरफ जाएगा बता, बी टू या ए टू बी, बी टू ए। क्यों? क्योंकि मूवमेंट तो हमेशा आई तो लो होगी। अब मूवमेंट देखो किसकी है, सोलवेंट की है, तो बता बी टू ए होगी नहीं होगी? इसने बोला अगर ओस्मोसिस, क्या बोला अगर, तब डेफिनेशन बोलो, इट इज ए प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू, ये प्राकृतिक प्रोसेस है, एक अर्ध जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसमें लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से, किससे, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जाती है। बिकॉज रियलिटी में लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन सोलवेंट होता है। क्या होता है? तो ये रियलिटी में तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लोग की तरफ गया ना सोलवेंट, तो पर सॉल्यूशन ये था लो टू हाई चल जाएगा। बात समझा? इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो पेड़ पौधों में जड़ों में पानी जाना, पौधे के ऊपर से तनों में पानी आना, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हो, जितनी भी क्या हो, सारे हम के एग्जांपल लगा दियो ऑस्मोसिस। अब बताओ, अगर मैं इस परमिएबल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगा दूं, क्या लगा दूं, फिर क्या होगा?
तो वो प्रेशर जो ओस्मोसिस को स्टॉप कर दे, किसको स्टॉप कर दे? उल्टा कर दे ओस्मोसिस को। क्या कर दे? किसको? ओस्मोसिस को। पहले बात तो उस प्रेशर को क्या बोलोगे? ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे? क्यों है ऑस्मोटिक प्रेशर? जिसने ओस्मोसिस को क्या कर दिया? उल्टा। अब बताओ ओस्मोसिस में हो क्या रहा था? सॉल्वेंट किस तरफ जा रहा था? सॉल्वेंट हायर से लो। प्रोसेस उल्टी करोगे तो क्या होगा? सॉल्वेंट लो टू जागा, नहीं जागा। सॉल्वेंट लो टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ, जागा नहीं जागा। अब इसमें बताओ तुम्हारे पास नमक का पानी है। किसका पानी है? पानी में नमक से, तो उसमें के ज्यादा के कम? नमक के है ज्यादा, नमक ज्यादा, पानी है वैसे तो मैं बोल दूं जब हाई प्रोसेस लगा दोगे तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ये नमक जो है आड़े का नमक उठ कर परली तरफ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? देखो सुनो बात, समुद्र ने देखो, किने देखो? समुद्र में देखो, और समुद्र का पानी बाहर काट दिया मैंने, कुछ समुद्र का पानी बाहर काट दिया। समुद्र का पानी किस में ज्यादा? जी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्वेंट है, मैंने कुछ पानी बाहर काट दिया जी में नमक ज्यादा है। देखो उस पानी में मान ले समुद्र का 3 लीटर पानी बाहर काट दिया, और समुद्र कौन से में नमक ज्यादा दिखेगा? रेशो में देखो 3 लीटर वाले में दिखेगा ना, क्योंकि वो तो उनमें ज्यादा क्या है? पानी है। तो उस पानी ने काट के उड़े उस रिवर्स ओस्मोसिस लगा दो। क्या लगा दो? तो इसका जो सारा नमक से उल्टा होगा ना, कट जाएगी A to B, सारा नमक कट जाएगा, समुद्र में चला गया, नहीं चला गया? तो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर हो गया, नहीं हो गया? क्या हो गया? तो रिवर्स ओस्मोसिस लगाती है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, समुद्र के पानी को नमक रहित करने के लिए। बात समझ आएगी नहीं आएगी? डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। अब आ जाओ न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन आ जाओ बच्चों। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। बेरियम क्रिप्टोन लिया भाई, बेरियम क्रिप्टोन के पार्टिकल लिए, उन पर न्यूट्रॉन की बौछार की। किसकी बौछार की? 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? अब इनको कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन कुछ ना करे तो कैडमियम की छड़ यूज होगी। इसकी छड़, ताकि ये करे जा कंट्रोल करे जा। उनमें तो 2 को तो कंट्रोल कर लेंगे, 1 को फिर छोड़ देंगे। फिर वो एक क्या करेगा? बेरियम क्रिप्टोन के साथ फिर लड़ाई करेगा, फिर न्यूट्रॉन निकालेगा। इस प्रकार न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे, 2 को कंट्रोल कर लेंगे, 1 को छोड़ते चलेंगे, तो चेन सी बढ़ती जाएगी, नहीं जाएगी? और वो छड़े क्या करेंगी? कंट्रोल करने में यूज करेंगी, पर इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकल जाती है। क्या निकल जाती है? इसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? क्योंकि चेन रिएक्शन है तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर टूट रही है, कोई चीज जुड़ रही है, टूट रही है ना, तो इसे बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय, और श्रृंखला बन रही है तो नाभिकीय विखंडन श्रृंखला प्रक्रिया, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन क्या होगा? बेरियम क्रिप्टोन के 2 टुकड़े लिए, कैडमियम की छड़े के लिए कंट्रोल करने के लिए, एक बार रिएक्ट कराया न्यूट्रॉन से, कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3। 1 को रख लेंगे, 2 को क्या कर देंगे? 2 को रख लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, तो इस प्रकार चेन रिएक्शन बढ़ती जाएगी, नहीं जाएगी? तो बच्चों इतनी ज्यादा एनर्जी निकल जाती है, तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी को, तो स्पीड बहुत हाई होगी, तो स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो नॉर्मल वाटर यूज करा, अगर कौन सा वाटर यूज करा? वो तो क्या? H2O। एक तो 1H1 और एक 1H2, कौन से का मास ज्यादा? तो इसको तो बोलते हैं वाटर H, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। कौन है बच्चों? इसको हाइड्रोनियम। तो हाइड्रोनियम से तो बनेगा H2O, और ड्यूटेरियम से क्या बनेगा? D2O, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन का जो आइसोटोप वो हैवी है, क्या है? इसके लिए इसका नाम क्या होता है? हैवी वाटर। कौन सा वाटर? तो पेपर में आ जाता है हैवी वाटर यूज करेंगे न्यूक्लियर फिजन में, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए? स्लो हो जाए। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो रिएक्शन को स्लो करने के यूज करते हैं उसे बोलते हैं मॉडरेटर। क्या बोलते हैं? तो पेपर में आ जाए बच्चों D2O किस तरह यूज होता है? मॉडरेटर की तरह। किसकी तरह? कहाँ यूज हो D2O? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? क्लियर बच्चों? अब बोलूं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर
जो हाइड्रोजन बम बनता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे तो बनता है एटम बम। क्या बनता है? और न्यूक्लियर फ्यूजन के उसमें बनता है हाइड्रोजन बम। कौन सा बम? उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस को क्या करते जाते हैं? रिएक्ट कराते जाते हैं, आपस में बढ़ती जाती है, फिर एनर्जी चली जाती है। क्लियर टू यू बच्चों? ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, वैलेंसी बता दी, कुछ बॉन्ड समझ लो, बॉन्ड और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर समझो। देखो NaCl जिसमें एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए, उसने बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन ने किससे ले लिया? सोडियम ने, बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड की स्पेशल कैटेगरी है, अगर आयनिक बॉन्ड में एक जगह H हो, क्यों, और दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब समझो इसका क्या है? इसका मतलब है दूसरी तरफ वे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी पकड़ेंगे। बताओ फ्लोरीन जल्दी पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? आ जाए, कितना आ जाए? 1। ऑक्सीजन कितने चा होगा? नाइट्रोजन 3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। थोड़ा था बच्चों, तो बता H जो है सबसे तगड़ी बॉन्ड किसके साथ बना होगा? क्योंकि H एक देगा, फ्लोरीन जल्दी से एक ले लेगा। H जो है वाटर के साथ भी बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? क्योंकि H एक चाहिए, 2 H चाहिए, क्योंकि O के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। H जो है नाइट्रोजन के साथ भी बना होगा नहीं बना होगा? तो नाइट्रोजन कैसे बनाओ? देखो NH। तो बच्चों जब कभी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, उसने बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? हाइड्रोजन। तो बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसकी बनी है? में NaCl, HF, HOH, NH3, कौन सी बनी सबसे स्ट्रॉन्ग? HF की बनी नहीं बनी, क्योंकि F के है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बस समझ आएंगे नहीं? तो आयनिक बॉन्ड का स्पेशल केस होगी ना हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो किसी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगी, पर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगी स्पेशली? एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। क्लियर? इसके अलावा आ जाए बच्चों, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 C कार्बन, क्लोरीन 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 क्लोरीन। क्लोरीन को कितना चाहिए? 1। देखो 2 2 4 2 6 1 7। कार्बन के पास कितने फ्री? 4। वही क्लोरीन को क्या चाहिए? 1। तो इसका 1 इसके 1 के साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग। इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इसके। तो बता आपस में क्या हुई है? शेयरिंग। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनी ना, बोलते कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? तो शेयरिंग तो टूट जाएगी। तो आयनिक स्ट्रॉन्ग है या कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग है? आयनिक स्ट्रॉन्ग है। और आयनिक से स्ट्रॉन्ग कौन सी है? हाइड्रोजन। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इन्हें बोलते कोवेलेंट बॉन्ड। कितनी बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनती है बच्चों? तो बताया एक बॉन्ड बन गई नहीं बन गई? या की बन गई? एक बॉन्ड। या की बन गई? एक बॉन्ड। तो बता CCl4 में किसमें कितनी बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है ना। इस एक Cl की जगह एक H आ जा, इस रीजन क्या आ जा? H। इसके पास भी एक है नहीं है, फॉर्मूला क्या बन गया? CHCl3 हो गया नहीं हो गया? ये फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का। किसका? तो क्लोरोफॉर्म में भी कौन सी बॉन्ड है? कोवेलेंट। ठीक है। अगर 2 तरफ से बॉन्ड बन रही हो, इक्वल शेयर कर रही हो, क्या कर रही हो? उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बोलते हैं? डायरेक्ट पेपर में आ जाए, बस आंसर लिख दियो CO2। इस तरफ भी ऑक्सीजन का बराबर प्रेशर, इस तरफ भी ऑक्सीजन का बराबर प्रेशर। तो CO2 कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। किसका टाइप है? जोकर आयनिक बॉन्ड का स्पेशल टाइप क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड की स्पेशल टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल क्या हो गया, CO2। ठीक है। अब एक ऐसी बॉन्ड जो सबसे वीक है, रियलिटी में तो ग्रेविटेशन फोर्सेज होगी वीक, ग्रेविटेशन फोर्सेज से पहले जो आती है वीक, देखो जैसे आयोडीन और दूसरा आयोडीन आपस में लेंगे, बस खाली जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हुई या बहुत बड़ी होगी? अगर ये इस तरह होती तो छोटी होती, तो जितनी बॉन्ड लेंथ होगी बड़ी होगी उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी? वीक होगी, जल्दी टूट जाएगी। जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। बात समझाई नहीं आई? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें ज्यादा चाहिए कम चाहिए? बड़ी लेंथ को तोड़ने के लिए कम चाहिए और छोटी लेंथ को तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए। तो जिसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है उस रेडियस को बोलते हैं वंडरवाल रेडियस। कौन सी बच्चों? मैंने बताया था ना, देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, एक ग्रुप में साइज छोटा होना चाहिए ना। ग्रुप में जाओगे तो साइज की अगर बढ़ा घटे ना, ग्रुप में जाएंगे साइज बढ़ेगा, पीरियड में साइज घटेगा। परंतु इसका मतलब नियोन का सबसे छोटा होना चाहिए, पर नियोन का बड़ा क्यों पाया था? क्योंकि उसके अंदर क्या थी? वंडरवाल रेडियस, बताया था। अब आ जाओ, देखो ऑक्सीजन, देखो H2O, ध्यान से समझना। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 8। तो 2 और 6 कितने फ्री उसके पास? 6 हैं। देखो मैं बढ़ा रहा हूं H2O, देखो HO, O के पास कितने? 6। 2 2 4, 1 5 और 1 6। अब बता, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री बच गए नहीं बच गए? कितने बच गए? 4 बच गए ना। तो बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन ना तो बने हैं? तो इसमें मतलब ये 2 तो इसके पास बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर हैं। गलत या ठीक? 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब देखो डायमंड, देखो डायमंड CH मतलब मीथेन, देखो CH4 ने देखोगे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये टेट्राहेड्रल शेप होती है, टेट्राहेड्रल शेप डायमंड की शेप। कितने बॉन्ड? 4। कार्बन के पास भी कितने थे? 4। हाइड्रोजन के पास भी एक, देखो 1 1 1 1। क्या किसी के पास कोई फ्री बचा? तो परफेक्ट 4 बॉन्ड पेयर हो, इसमें कितने हो? 4 बॉन्ड पेयर। तो इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री। तो लिख लो डायमंड में जो एंगल होता है, किसमें? डायमंड में 109 डिग्री 28 सेकेंड। ये मैंने वो समझाया बस मिथेन की तरह। तो डायमंड की शेप होती है 109 डिग्री, और शेप होती है टेट्राहेड्रल। कैसे? इसमें लोन पेयर आने की वजह से, क्या आने की वजह से? लोन पेयर। इसका एंगल घट गया नहीं? घट गया। इसका एंगल हो गया 104 डिग्री 5 मिनट। तो वाटर में कितना डिग्री एंगल होता है? 104 डिग्री 5 मिनट। अब आ जाओ उसमें, आ जाओ अमोनिया। किसी बात करूं मैं? अमोनिया देखो 7 होता है नाइट्रोजन, 7 में क्या होगा? 2 और 5, 2 और 5 होगी। अब बताओ नाइट्रोजन में मैंने रखा 2 3 4 5। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, 1 H 1 H 1 H। बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। कितने बॉन्ड बने? कितने खाली बच गए? तो 3 बॉन्ड पेयर, 1। इसका एंगल होता है 107 डिग्री। तो बताओ जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, जितने एंगल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो अमोनिया का 107 होता है और इसका कितना होता है? 104 डिग्री 5 मिनट। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताया गया, लोन पेयर से एंगल क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। क्लियर आ गई बच्चों? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वंडरवाल रेडियस, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, क्लियर हो गया तुम्हें सब कुछ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन और आ जाओ, फिर एक वो रह गया बस एक टॉपिक, फिर तुम्हारा एसिड वगैरह का यूज, फिर पूरा हो जाएगा कहानी। एंटीपायरेट्स, कोमीफ्लेम वगैरह रह जाएंगे। ठीक है, कितनी देर होगी? चलो थोड़ी देर और जाए बस।
फिर एक दो क्लास फिजिक्स की होंगी, एक दो क्लास फिजिक्स की तो ज़्यादा न्यूमेरिकली कराऊंगे। बायो लगभग पूरी होगी, छोटा सा टॉपिक बचा है 10-15 मिनट का, वो तो बायो बतेरी बची है, मैंने फोल्डर से कराने की बुझ रहा हूँ। फोल्डर से देखो, जैसे ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, किसने? सोडियम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? whenever there is a loss of electron, that is process is known as oxidation। क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन समझ में आई बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन, जब कोई नेचुरल एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। क्या होती है? जो थाली बैठा था तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी कितनी होगी? 1। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन दे दे, या उस प्रोसेस में जिसके ऊपर एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, उस स्टेट बस में आगे नहीं आएगी। अगर मान लो किसी की -2 होती और उड़ जाकर -1 होती तो क्या मिलेगी? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? इस तरफ -2 होती, इस तरफ -1 होगी। बढ़ी या घटी है? बढ़ी ना, तो वह भी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। बस समझ आएगी नहीं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो वो जो बंदा जो चीज होती है वो सेल्फ क्या होगी? ऑक्सीडाइज। सेल्फ क्या होगी? और दूसरे को करेगा रिड्यूस। दूसरे को क्या करेगा? समझाता हूं, ध्यान से समझना, एक का प्रोसेस में समझा दूंगा। देखो, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? CO2 और पानी की वजह से, CO2 6 मॉलिक्यूल CO2 के 6 पानी की वजह से क्या बनता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल नामक पदार्थ, क्लोरोफिल, इसमें मैग्नीशियम होता है, वो क्या बनाता है? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2, 6O2। मैंने बोला जब कभी कोई नेचुरल कंडीशन में होगा, किसमें होगा? तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0। क्या होगी? देखो इन सारा में कोई भी नेचुरल है क्या? कार्बन नेचुरल है या ऑक्सीजन साथ आ रहा है? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेचुरल है, आपस में कंबाइंड आ रही है, या चीज नेचुरल है या कंबाइंड आ रही है? और ये O2 नेचुरल है, तो O2 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? 0। ऑक्सीजन 0 होगी। अब आ जाओ, CO2, C की निकालो, निकाली थी, C की क्या माननी? X, -2 × 2 = 0। तो X की यहाँ पर क्या आ गई? 4। क्या आ गई? और यहाँ पर कार्बन की काट ली मिलेगी 0। क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अब यहाँ पर काटो, यहाँ पर ऑक्सीजन की काटियो कितनी मिलेगी? -2। क्या मिलेगी? और यहाँ पर कितनी मिलेगी? 0। अब बताओ मैंने, कार्बन की घटी है या बढ़ी है? घटेगी ना, तो ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। ऑक्सीजन की बताओ घटी है या बढ़ी है? तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या होगी? या प्रोसेस। तो बताओ फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, दोनों हो रही है? तो इसको मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन बोलूं। कौन सी? तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या भी हो? अब ध्यान से समझो, जो चीज ऑक्सीडेशन प्रोसेस करती है, क्या करती है? वो दूसरे को रिड्यूस कराती है। दूसरे को क्या कराती है? कौन? जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करती है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगी। क्या होगी? सेल्फ। और दूसरे को क्या लिख लो लाइन को? वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगी और दूसरे को रिड्यूस कराएगी।
रिड्यूस फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। रिड्यूस फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। अब सुनो ध्यान से। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन खुद क्या होती है, रिड्यूस होती है। क्या होती है? रिड्यूस होती है। तो वाटर को क्या करेगी? ऑक्सीडाइज। वाटर को क्या करेगी? वाटर खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। और कार्बन को क्या करेगा? रिड्यूस। तो रिड्यूस फॉर्म में मैंने क्या बोला? क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। तो वाटर खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और रिड्यूस फॉर्म में क्या देगा? ग्लूकोज। तो पेपर में क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटर जो है, वाटर क्या शो करता है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता करती है? रिडक्शन। सेल्फ की हुई कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस, और वाटर को क्या कराया? ऑक्सीडाइज। तो इसी प्रकार जितनी भी धातु होती हैं, जितनी, तो सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगी, इलेक्ट्रॉन देंगी तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो एजेंट कैसी होंगी? वो रिड्यूसिंग। तो सारी धातु कैसी एजेंट होगी? रिड्यूसिंग एजेंट। सारी नॉन धातु कैसी होंगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे बढ़िया जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगी, क्या शो करेगी? मेटल। वह तो होगी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो होगी वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ सबसे ज्यादा बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन शो करे था? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिथियम के सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होती है और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है बच्चों, कैटलिस्ट का बता दिया मैंने, हाइड्रा एसिड। ये थोड़ा सा पॉइंट चलो फिर कर देंगे, थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर कभी टॉपिक में करा दूंगा जो बच रहे हैं। ओके ठीक है।